फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये हमारा एलआरबी का यूनिट नंबर 15 है, जो कि बेस्ड है लॉ रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड मोड ऑफ चार्जिंग पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें हम लोगों ने मॉर्गेज को डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्गेज को डिस्कस किया था। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीन, प्लेज और हाइपोथिकेशन के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लेज से। प्लेज का मतलब होता है बेलमेंट ऑफ गुड। बेलमेंट का क्या मीनिंग है दोस्तों? बेलमेंट का मीनिंग है डिलीवरी। ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि प्लेस में क्या होगा कि वैलिड प्लेस होने के लिए सबसे पहले गुड्स का डिलीवरी होना ज़रूरी है। और दोस्तों, बेलमेंट किसके बिहाफ में होगा? डेटर के बिहाफ में होगा। और बेलमेंट किस लिए होगा? इसका पर्पस क्या है बेलमेंट का? कि प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। तो ध्यान दीजिएगा कि बेलमेंट ऑफ गुड हो रहा है, यानी डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रहा है, और बेलमेंट डेटर के बिहाफ में होगा, जिसने उधार लिया हुआ है। और बेलमेंट किस पर्पस से होगा? फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटीज फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। आपके सामने क्वेश्चन है, द बेलमेंट ऑफ गुड फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट इज कॉल्ड, जिसे हम लोग प्लेज कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये याद रखिएगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है। अब देखिए, इसमें दो टर्म है, पॉनर और पॉनी। ध्यान दीजिएगा कि जिस द पर्सन हुज गुड्स आर बिल्ड, यानी जिस आदमी का गुड बिल्ड किया जाएगा उसे पॉनर कहेंगे। एंड द पर्सन हु टेक्स द गुड एज सिक्योरिटी इज कॉल्ड पॉनी। तो पॉनर कौन होता है दोस्तों? जिसका गुड को हम लोग बेल करेंगे, जिसका गुड्स को हम लोग डिलीवर करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं पॉनर। एंड द पर्सन हु टेक्स द गुड एज सिक्योरिटी, और जो गुड्स को सिक्योरिटी के रूप में रखता है उसे हम लोग पॉनी कहते हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 172 में प्लेज के केस में बेलर एंड बेली आर कॉल्ड। तो बेलर को पॉनर कहते हैं और बेली को पॉनी कहते हैं। चलिए, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज रिटेन बाय द पॉनर विच इज सब्जेक्ट ओनली टू द क्वालिफाइड इंटरेस्ट विच पासेस टू द पॉनी बाय बेलमेंट। यानी कि जो प्रॉपर्टी का ऑनरशिप है वो कौन रिटेन करता है? तो वो पॉनर रिटेन करता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पॉनर वो होता है जिसका गुड्स को बेल किया गया है, तो उसका ऑनरशिप किसके किसके पास रहेगा? पॉनर के पास ही रहेगा। ठीक है, विच इज सब्जेक्ट ओनली टू क्वालिफाइड इंटरेस्ट विच पासेस टू द पॉनी बाय बेलमेंट। ओके, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि मैं जो हूँ, मेरे पास कुछ गुड्स हैं। ठीक है, तो मैं पॉनर कहलाऊंगा क्योंकि मैं गुड्स को प्रोवाइड करा रहा हूँ। और बैंक कहलाएगी पॉनी, क्योंकि बैंक क्या कर रही है कि वो गुड्स को सिक्योरिटी के रूप में रख रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑनरशिप है वो अभी भी मेरे पास है। ठीक है, लेकिन वो रखा किसके पास हुआ है? पॉजिस किसके पास है? तो वो पॉजिस्ट है हमारे पॉनी के पास, यानी बैंक के पास। आपके सामने क्वेश्चन है, इन केस ऑफ प्लेस द पोजीशन ऑफ ऑनरशिप एंड पोजीशन ऑफ गुड इज एज अंडर। तो हम लोगों ने देखा है कि पोजीशन तो बैंक के पास रहेगा, लेकिन ऑनरशिप बोरोवर के पास रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑनरशिप मेरे पास रहेगा क्योंकि मैं पॉनर हूँ, और पोजीशन किसके पास रहेगा? बैंक के पास रहेगा। चलिए, चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको। अब बात करते हैं हम लोग हाइपोथिकेशन की। तो हाइपोथिकेशन में क्या होता है? जैसे आपको मूवेबल प्रॉपर्टी दिखे, समझ जाइए हाइपोथिकेशन है। इमूवेबल प्रॉपर्टी दिखे, समझ जाइए मॉर्गेज है। तो ये सब कुछ कीवर्ड्स है जिससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि हाइपोथिकेशन केस है या मॉर्गेज का केस है। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि आप किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का मॉर्गेज करा रहे हैं तो वो हाइपोथिकेशन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें मनी इज बोरोड बाय द डेटर। डेटर कौन है? ऑनर ऑफ द गुड। ठीक है, ऑन सिक्योरिटी ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट ट्रांसफरिंग आइदर द प्रॉपर्टी और द पोजीशन टू द क्रेडिटर। अब देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है कि डेफिनेशन ऑफ हाइपोथिकेशन कहाँ अवेलेबल? तो याद रखिएगा, हाइपोथिकेशन का डेफिनेशन सारफेसी एक्ट में अवेलेबल है। आप बताइए, हमारा जो प्लेस था उसका डेफिनेशन कहाँ अवेलेबल था? तो अभी हम लोगों ने देखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे डेफिनेशन अवेलेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है, एज पर डेफिनेशन ऑफ हाइपोथिकेशन अंडर सेक्शन 2 ऑफ सारफेसी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर हाइपोथिकेशन नॉट करेक्ट? इट इज चार्ज ऑन एग्जिस्टिंग मूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज चार्ज ऑन फ्यूचर मूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज चार्ज विदाउट डिलीवरी ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि जो एग्जिस्टिंग मूवेबल वर्ड दिख जाए, समझ जाइए हाइपोथिकेशन है। चाहे वो एग्जिस्टिंग मूवेबल हो या फ्यूचर मूवेबल हो, ठीक है, या विदाउट डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इन तीनों के तीनों केस में हमारा हाइपोथिकेशन का फीचर अवेलेबल करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ हाइपोथिकेशन द पोजीशन ऑफ ऑनरशिप एंड पोजीशन ऑफ गुड इज एज अंडर। तो हाइपोथिकेशन में बताइए, पोजीशन किसके पास रहता है और ऑनरशिप किसके पास रहता है? ध्यान दीजिएगा कि चाहे पोजीशन हो चाहे ऑनरशिप हो, चूंकि ये चूंकि ये चल संपत्ति है, तो चल संपत्ति में क्या होता है दोस्तों कि बोरोवर के पास ही रहता है। ठीक है, जिसने लोन लिया हुआ है। तो ये डिफरेंस समझ में आया आपको? प्लेस में क्या था कि प्लेस के केस में हम लोगों ने देखा कि जो ऑनरशिप है दोस्तों, जो ऑनरशिप है वो किसके पास था? जो ऑनरशिप था वो बैंक के पास था, यानी पॉनी के पास था। और जो ऑनरशिप था पॉनर के पास, और पोजीशन था पॉनी के पास। ठीक है, लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं हाइपोथिकेशन के केस में चाहे पोजीशन हो चाहे ऑनरशिप हो, ये दोनों का दोनों हमारा बोरोवर के पास ही रहता है। अब हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज में दो अंतर है कि मॉर्गेज जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लेकिन हाइपोथिकेशन मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। दूसरा ये है कि मॉर्गेज के केस में इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी के फॉर्म में क्रेडिटर को, लेकिन हाइपोथिकेशन में केवल एक ऑब्लिगेशन होता है कि मैं मनी को रिपेमेंट कर दूंगा और कोई इंटरेस्ट का ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारा
हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज में। आपके सामने क्वेश्चन है, हाइपोथिकेशन डिफर्स फ्रॉम मॉर्गेज इन फॉलोइंग एस्पेक्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट। तो हम लोगों ने देखा है कि हाइपोथिकेशन के केस में, मॉर्गेज में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है किसके फेवर में, तो बैंक के फेवर में, ठीक है। एंड नॉट द ट्रांसफर, ध्यान दीजिएगा, इन मॉर्गेज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होता है, ये याद रखिएगा। और मॉर्गेज डिफाइन है किसके अंदर, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। तो अभी तक हम लोगों ने 3 एक्ट देखा, एक सार्फेसी एक्ट जिसके अंदर हाइपोथिकेशन डिफाइन है, एक हम लोगों ने देखा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जिसके अंदर हमारा मॉर्गेज डिफाइन है, और एक हम लोगों ने देखा यहाँ पे प्लेस वाले केस में, ठीक है, प्लेस वाले मेंटेन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो ये जिसके अंदर प्लेस डिफाइन है, तो ये तीनों के तीनों एक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, हम लोगों ने हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज में डिफरेंस देख लिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस क्रिएशन ऑफ ओनली हाइपोथिकेशन इज पॉसिबल एंड नॉट प्लेज, स्टॉक इन प्रोग्रेस, रनिंग रिटेल ट्रेडर्स ऑफ। थर्ड है हमारा वेयर द गुड्स हैव टू बी कॉन्स्टेंटली हैंडल इन बल्क सच राइस मिल और ऑयल मिल, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों सभी के सभी केस में प्लेस नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि देखिए प्लेस क्या है, गुड्स विल हैव टू बी, अब देखिए चाहे स्टॉक हो चाहे रनिंग रिटेल ट्रेडर शॉप हो, क्योंकि ये सभी के सभी गुड्स बोरोवर ही यूज करेगा और बैंक की पोजीशन में ये नहीं रहेगा। तो जब भी बैंक की पोजीशन, जब भी ऑनरशिप बोरोवर के पास ही रहे तो उसे हम लोग हाइपोथिकेशन कहते हैं, ये पता होगा आप लोगों को। अब देखिए हाइपोथिकेशन में कुछ ड्रॉबैक है। पहला क्या है कि सेक्शन 534 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एनी फ्लोटिंग चार्ज ऑन द अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी क्रिएटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ प्रेसिडिंग द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप बिकम इनवैलिड। तो कोई भी फ्लोटिंग चार्ज किसी भी अंडरटेकिंग पे या प्रॉपर्टी पे, किसका प्रॉपर्टी, तो कंपनी का प्रॉपर्टी, जो कि 12 महीना के अंतराल के अंदर क्रिएट किया गया हो, ठीक है, तो प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग बिकम इनवैलिड। अब देखिए क्वेश्चन है, इफ द हाइपोथिकेशन इज क्रिएटेड बाय कंपनी द फ्लोटिंग चार्ज क्रिएटेड विद इन, तो अभी हम लोगों ने देखा ये 12 मंथ होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, गुड्स में भी डिलीवर्ड, अब देखिए गुड्स का डिलीवरी कैसे होगा, तो हैंडलिंग ओवर द की ऑफ द गोडाउन, गोडाउन का जो की है, उस चाबी है, उसको हैंडल कर देंगे अटॉर्नमेंट के द्वारा, हैंडलिंग ओवर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड, एवन इफ द गुड्स आर इन पोजिशन ऑफ द पॉनर, यानी गुड्स जो है पॉनर के हाथ में है, ही में एक्नॉलेज दैट ही होल्ड्स देम एंड देयर आफ्टर फॉर ऑन बिहाफ ऑफ द पॉनी, दिस इज अगेन सिमिलर टू अटॉर्नमेंट। Thus, delivery may be physical when goods are physically transferred or symbolic, as in the case of handing over the key to the godown. अब दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द गुड्स आर लाइंग इन पब्लिक वेयर हाउस एंड द वेयर हाउस मैन एक्नॉलेज दैट टू द बैंक दैट ही होल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक, इट इज कॉल्ड, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कंस्ट्रक्टिव प्लेस कहते हैं। नेक्स्ट है, विच आर द इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गुड चार्ज प्लेस कैन बी क्रिएटेड बाय बोरोवर। तो किस केस में जो है प्लेस में, देखिए प्लेस में क्या होता है कि प्लेस में गुड्स का डिलीवरी इमीडिएट होता है, ठीक है, इसीलिए प्लेस को हम लोग प्रेजेंट गुड पे क्रिएट कर सकते हैं। तो याद रखिए कि गुड्स दैट आर इन पोजीशन ऑफ द बोरोवर, व्हेन द गुड्स आर इन गोडाउन एंड द बोरोवर हैंड्स ओवर द की टू द गोडाउन टू द बैंक, इट इज कॉल्ड। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि जब गुड्स हमारा गोडाउन में हो और उसका जो की है वो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग सिम्बॉलिक प्लेस कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। Okay, now as the agreement of place may be implied from the nature of transaction or the circumstance of the case, however, an agreement in writing clearly laying down the terms and condition leaves no ambiguity. अब देखिए क्वेश्चन है, प्लेस कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ, तो प्लेस किस बेसिस पे होगा, रिटन एग्रीमेंट के बेसिस पे होगा या इम्प्लाइड एग्रीमेंट के बेसिस पे होगा, किसके बेसिस में, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के बेसिस पे। अब प्लेस कौन कौन क्रिएट कर सकता है, तो जो गुड्स का ऑनर है वो क्रिएट कर सकता है, कोई मर्केंटाइल एजेंट क्रिएट कर सकता है, ठीक है, प्रोवाइडेड। अब देखिए मर्केंटाइल एजेंट तो करेगा लेकिन कुछ कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, कुछ शर्तें हैं उसे फुलफिल करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या है कि उसे वो गुड्स की पोजीशन में हो, द गुड्स हैव मस्ट हैव बीन इंटरेस्टेड टू हिम इन कैपेसिटी एज अ मर्केंटाइल एजेंट एंड द मर्केंटाइल एजेंट शुड क्रिएट द प्लेस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। चलिए अभी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट क्रिएट प्लेस, इनमें से कौन से लोग प्लेस को क्रिएट नहीं कर सकते, ऑनर ऑफ द गुड ये तो कर सकते हैं, मर्केंटाइल एजेंट सब्जेक्ट फुल ये भी कर सकते हैं, सेलर ऑफ गुड, तो सेलर ऑफ गुड नहीं, सेलर ऑफ गुड भी हमारा क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो सेलर ऑफ गुड भी है हमारे जो इन पोजीशन ऑफ द गुड्स एवन आफ्टर सेल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। तो क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव, यानी सभी के सभी लोग वैलिड प्लेस को क्रिएट कर सकते हैं। जो पॉनी है वो क्या कर सकता है, गुड्स को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन ये वैलिड तभी है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट इन सच गुड्स। When the original pawners replace the debt to the first pawnee, he is entitled to the return of the goods, although they may be in hand of second pawnee. अब देखिए pawnee who want to place the good under his place, he can do so without consent of pawner, he can do so with consent of pawner, he cannot do so। तो याद रखिएगा कि pawnee can place the good further, but the place will be valid to the extent of his interest of the good। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि pawnee is right when pawner make default in the payment। जब pawner डिफॉल्ट कर दे पेमेंट में तो pawnees का क्या राइट है, तो जब pawner डिफॉल्ट करेगा तो pawnee के पास 3 राइट है कि वो स्यू कर सकता है पॉनर को, ही में रिटेन द पॉन्ड गुड एज कलेक्टर सिक्योरिटी
एंड ही मे सेल इट, उसको बेच भी सकता है, नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन है, जब डिफ़ॉल्ट करेगा तो कौन सा राइट नहीं अवेलेबल है, तो ही मे सी ये तो कर सकता है, ही मे रिटेन द गुड ये भी कर सकता है, ही मे सेल द, चलिए ऑप्शन आप करेक्ट आंसर इसका बी। तो पॉनी डिफ़ॉल्ट करेगा तो ही मे रिटेन द गुड एज अ कलेक्ट्रल सिक्योरिटी फॉर दैट लोन ओनली, नॉट फॉर, ध्यान दीजिएगा केवल उसी लोन के लिए होगा और अदर लोन के लिए नहीं होगा। इफ़ द गुड्स आर डैमेज वाइल इन पोजिशन ऑफ द पॉनी, तो आप मान लीजिए गुड डैमेज हो गया तो क्या होगा, तो याद रखिएगा ही इज़ नॉट लायबल फॉर द लॉस इफ एडुकेट केयर वाज एक्सरसाइज, तो वो लेवल नहीं है यदि केयर एक्सरसाइज किया गया। अभी क्वेश्चन, अभी देखिए एक केस स्टडी है, मुर्वी मर्केंटाइल बैंक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1965। तो इस केस में क्या हुआ कि मिसेस हर्षद राय मोहनलाल एंड कॉर्पोरेशन, a firm interested on 4 October 1949 to GIB Railway 4 box of menthol crystal belonging to the firm for transport from Thane to Okla near Delhi. Further, on 11 October, the firm sent 2 more boxes to Okla from Thane to the railway. The firm was issued railway receipt. The firm endorsed the railway receipt in favor of Morbi Mercantile Bank. On the failure of railway to deliver the good, the bank, claiming an endorsee of the railway receipt for valuable consideration, filed a suit against railway for recovery of the value of the goods. अब देखिए एक्स, अब देखिए सेम जो हमारा केस स्टडी है उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए, एक्स ने गुड्स को डिस्पैच किया रेलवे के थ्रू और रेलवे रिसिप्ट को प्लेस किया, रेलवे डिलीवर नहीं कर पाया, तो बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इस केस में पॉनी के पास जितने भी राइट्स हैं वो थर्ड पार्टी एक्वायर्स ऑल द राइट ऑफ ऑनर, सो द पॉनी एक्वायर्स ऑल द राइट ऑफ द ऑनर। अब देखिए एक और केस स्टडी इसे एक और देख लीजिए आप, और उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार इस केस स्टडी को पढ़ें और उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। चलिए, तो दोस्तों ये था हमारा लेसन जो कि था हाइपोथेटिकल प्लेस पे जो चार्ज को क्रिएशन होता है दोस्तों, लॉ उससे रिलेटेड जो लॉज हैं वो हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा। होपफुली आपको लेसन पसंद आए होंगे, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह और भी वीडियोज़ आएंगे हमारे चैनल पर जिसका आप अपने प्रिपरेशन में फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।